हेलो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर डेप्रीसिएशन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस करी थी, तो आप अपना रजिस्टर निकाल लो। आज हम अपने बाकी की आगे की चीजें डिस्कस करेंगे सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए और ताकि फर्दर आगे के लेक्चर्स में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके इन कॉन्सेप्ट्स को उसमें फिट कर सके। तो फटाफट बच्चों अपना रजिस्टर निकाल लो और जब तक मैं आपको समझाने की तैयारी करता हूं, तो सर क्या समझा रहे हो आप? तो बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं कि हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें यह पढ़ा था कि दो तरीके होते हैं मुंशी के पास। एक में मैंने लिखा था कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, लिखा था ना? हाँ सर लिखा था। तो बस वहीं पे खोल के आ जाओ, वही वाला पेज पे आगे अब कंटिन्यू करना है आपको, उसी के नीचे। और दूसरे में आपने लिखा था व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो मैंने आपको बेसिक कहानी तो सिखा दी थी बच्चों इसकी, कि इसमें वो कहता था कि 100 रुपए का एसेट है, 10 रुपए गिरावट हो गई तो 90 रुपए का दिखा देता था। और इसमें कहता था 100 रुपए का एसेट अलग है, 10 रुपए की गिरावट अलग मटके में शो करता था। तो अपना अपना नजरिया है। तो हमें बच्चों जर्नल एंट्रीज लिखनी है। डेप्रीसिएशन की दो जर्नल एंट्रीज बस हमें पता होनी चाहिए, वो लिखनी है। इस केस में अलग होती है और इस केस में अलग होती है, ठीक है ना? तो जर्नल एंट्री लिखनी है। धीरे धीरे क्वेश्चन जब आगे करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, बट अभी के लिए आप लिख लो कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए। तो हमने लास्ट यहां पर छोड़ा था अपना टॉपिक, तो उसी के नीचे अब लिखना, पहले इधर की जर्नल एंट्री लिखना, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। ये हमारी एंट्री होती है डेप्रीसिएशन की टू एसेट अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, पहली एंट्री ये। और फिर ईयर के एंड में एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट जो होता है वो पहली एंट्री में डेबिट होता है और दूसरी एंट्री में क्रेडिट होता है। तो ये नेट एक तरह से ये जीरो हो जाता है। डेप्रीसिएशन अकाउंट हमेशा जीरो हो जाता है, इसमें बैलेंस नहीं बचता। और इस केस में पहली एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। पहली एंट्री होती है ये और दूसरी एंट्री वही सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ये बच्चों जब हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आप इनकी एप्लीकेबिलिटी देख लोगे अपने आप ही कैसे हो रहा है। बट अभी आप पहले लिखो, फिर एक बस छोटा सा इसमें चीज बताऊंगा, तो अगर आप समझ पाए अभी के अभी तो आगे आसानी हो जाएगी, और अदरवाइज आगे तो समझ ही जाओगे। ठीक है सर लिख लिया। अब बताओ क्या है चीज। देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की कि मैं क्या कह रहा हूं। पहले मेथड में हम डेप्रीसिएशन को डेबिट करते हैं और एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। एसेट मतलब हम कहते हैं एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो इसीलिए आप यहां पर पहली एंट्री में देख रहे हो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, टू एसेट अकाउंट। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो इसीलिए एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं इस तरीके में। लेकिन दूसरे तरीके में हमारा नजरिया अलग है। हम कह रहे हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, वो तो ठीक है खर्चा है, लेकिन
दूसरा मुंशी एसेट की वैल्यू को कम करके नहीं दिखाता। याद रखना लेक्चर 1 के कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुंशी ये नहीं मानता कि एसेट की वैल्यू कम हुई है, वो कहता है एसेट तो अभी भी 100 का ही है, हाँ जो गिरावट है वो अलग मटके में डाल दो, दूसरी जगह शो कर दो। तो वो अलग से उसको मटके में डालता है, मटके का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। बस यही फर्क है बस दोनों मेथड में। अगर आपको रटना भी हो तो रट लो, मुझे चिंता नहीं है, चाहो। यही फर्क है दोनों मेथड में। इसमें एंट्री नंबर 1 में हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, जबकि इसमें हम एंट्री नंबर 1 में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ये दोनों देख लो सेम है बस। तो ये छोटा सा पॉइंट समझाना है कि दोनों मेथड्स में क्या अंतर है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक चीज खत्म। अब आते हैं आगे दूसरी छोटी सी चीज पर, वो भी लिखते हैं। दूसरी चीज लिखना, while calculating depreciation for the year, while calculating depreciation for the year, we have to very carefully read the date of purchase. We have to very carefully read the date of purchase and date of sale. इन्हें अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिस पर चर्चा करेंगे, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों की भयंकर भयंकर गलतियां हो जाती हैं इस छोटे से पॉइंट को लेकर। तो पहले आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं। तो क्या कह रहा है सर ये? देखो बच्चों, क्या होता है, हमने कई बार कोई मशीन खरीदी या कोई एसेट खरीदा किसी पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है ना। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैं आपके सामने एक साल बना लेता हूं, एक फाइनेंशियल ईयर बना लेता हूं जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, और इस साल का अंत जो है 31 मार्च को हो जाएगा। जैसे अगर मैं ईयर भी लिख लूं तो मान लो एक ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021, तो ये खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2022, है ना। फाइनेंशियल ईयर्स चलते हैं एक साल के। अब मान लो हमने एक मशीन खरीदी है बच्चों 1 जुलाई को, हमने 1 जुलाई को एक मशीन परचेज करी है। तो अब ये इस पॉइंट का रेलिवेंस ये है, इस पॉइंट का रेलिवेंस ये है कि मान लो हमने मशीन जो परचेज करी उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, और उसका डेप्रीसिएशन है, मान लेते हैं 12% पर एनम फॉर एग्जाम्पल। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये मेरे मनगढ़ंत फिगर्स हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और उसका डेप्रीसिएशन है 12% पर एनम, ठीक है। अब क्या होता है, आमतौर पे जब बच्चे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं, मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं, तो बच्चे जब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो मशीन की कॉस्ट ले लेते हैं 1 लाख, ठीक है, चलो वो तो ठीक हो गई बात। फिर उसमें डेप्रीसिएशन का परसेंटेज है 12%, वो 12% भी कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो ठीक है बात, और वो आंसर निकाल आते हैं 12,000 रुपए। बस ये हो गई गलत बात, यहां पर हो जाती है बच्चों से ब्लंडर, गलती। क्यों? हमें बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हम किस दिन मशीन खरीद रहे हैं। अब अगर मैंने 1 जुलाई को मशीन खरीदी यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो जब मैं इस ईयर का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा, व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर,
जब मैं इस फाइनेंशियल ईयर का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा बच्चों, तो मैंने जितने महीने मशीन का इस्तेमाल करा, मैंने जितने महीने मशीन यूज करी, सिर्फ उतने महीने का ही डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा। तो क्योंकि मैं 1 जुलाई को मशीन खरीदता हूं, तो जुलाई का पूरा महीना इस्तेमाल करूंगा। जुलाई पूरा हो गया, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर पूरा, फिर जनवरी आ गया, फिर फरवरी आ गया, और मार्च पूरा खत्म करके 31 मार्च तक इस्तेमाल करूंगा। तो इसका मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैंने मशीन को 9 महीने इस्तेमाल करा है, सिर्फ काउंट कर लो आप, तो 9 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे जो गलती करते हैं और जो हमें नहीं करनी, वो ये कि हमें डेप्रीसिएशन फिर 9 मंथ्स के हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आएगा 9,000 रुपए। बस इस बात का ध्यान रखते हैं, बस ये कह रहा है, ये छोटा सा पॉइंट, तो ये आप नोट कर लो, बना लो अपने समझने के लिए। हमें ये गलती नहीं करनी जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। हम डेट को केयरफुली पढ़ेंगे, तो ये बना लो। चलो ठीक है सर, क्लियर हो गई कहानी। अब 2 छोटे छोटे पॉइंट्स खत्म। अब आते हैं अपने आज के मेन पॉइंट पर। आज का डिस्कशन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम बढ़ सकते हैं। तो लिखो, मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के मेथड्स, ठीक है ना। तो चर्चा आज दोनों पर कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि 2 मेथड्स होते हैं, लेकिन पहले हम फिर उसके बाद डिटेल्ड लेक्चर्स चलेंगे, पहले मेथड के फिर दूसरे मेथड के, है ना, ऐसे करेंगे काम। तो मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, फर्स्ट मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, या जिसे बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या जिसे बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो पहले आप ये लिख लो, पहले हम इसकी डिस्कशन करेंगे, इसकी बातें डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कुछ भी कह लो, ज्यादातर इसका नाम प्रचलित है बाजार में एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। चलो, तो इसमें पहले बातें लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। पहली बिंदी, डेप्रीसिएशन इज calculated every year on the cost of asset. Depreciation is calculated every year on the cost of asset. दूसरी बिंदी, amount of depreciation is constant every year. Amount of depreciation is constant every year. उसके बाद थर्ड पॉइंट, तीसरी बिंदी, value of asset becomes zero at the end. Value of asset becomes zero at the end. ठीक है ना। तो बस ये लिख लो। अब समझते हैं कि ये क्या है मेथड, ये क्या कह रहा है। चलो, तो अब ध्यान से पहले मेरे साथ सुनना, समझना, देन नोट करना, ठीक है ना।
तो इस मेथड का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमने कोई एक मशीन खरीदी आज, एक मशीन खरीद ली आज, इस मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 लाख रुपी, और हमें दे रखा है डेप्रीसिएशन जो है वो है मान लेते हैं 25% पर एनम, ये गिवन है फॉर एग्जाम्पल, ये सब मनगढ़ंत फिगर है। तो ये मेथड क्या कहता है, इस मेथड का क्या मतलब है, इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों है, या स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों है, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों है, क्या मतलब है? जब मैं इस मशीन को 1 साल इस्तेमाल करता हूं और 1 साल खत्म हो गया, तो मैं इस मशीन का 1 साल का डेप्रीसिएशन निकालता हूं। तो आप सीधा सीधा अगर देखोगे, आप 1 लाख का जो इसकी कॉस्ट है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट, 1 लाख का अगर आप 25% निकालोगे बच्चों, तो आएगा 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब पहले साल इस मशीन की वैल्यू में गिरावट आ गई 25,000 रुपए पहले साल। फिर हमने इसको दूसरे साल भी इस्तेमाल किया, फिर हम दूसरे साल की इसकी डेप्रीसिएशन निकालते हैं। तो ये मेथड ये कहता है कि डेप्रीसिएशन एवरी ईयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, यानी नेक्स्ट ईयर भी आप 25% कैलकुलेट करोगे इसी का, यानी कॉस्ट का 1 लाख का। तो जब आप 1 लाख का 25% कैलकुलेट करोगे, तो अगले साल का गिरावट या डेप्रीसिएशन 25,000 फिर से आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर भी मशीन की वैल्यू में गिरावट हो गई। फिर उसके बाद आपने मशीन को तीसरे साल भी इस्तेमाल करा, और जब आप तीसरे साल का उसका डेप्रीसिएशन निकालोगे, तो वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही 25% निकलेगा। तो 1 लाख का 25% फिर से 25,000 आ जाएगा। तो तीसरे साल भी गिरावट 25,000। और फिर जब आप मशीन को चौथे साल भी इस्तेमाल करोगे, तो चौथे साल भी डेप्रीसिएशन जो निकलेगा वो 25% निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पर ही, तो वो 25,000 ही आएगा, यानी मशीन की वैल्यू में फिर से गिरावट हो गई 25,000 की, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब 1 लाख रुपए की जो मशीन थी उसमें 25,000 की गिरावट आई, तो वो कितने रुपए की बची यहां पर, उसकी वैल्यू वैसे बच रही होगी 1 साल बाद 75,000 की। फिर उसमें फिर 25,000 की गिरावट आई, तो सेकेंड ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी बच रही होगी, सिर्फ 50,000 रुपए की। फिर तीसरे साल फिर उसमें 25,000 की गिरावट आई, तो तीसरे साल के अंत में उसकी वैल्यू कितनी बच रही होगी, सिर्फ 25,000। और फिर चौथे साल फिर उसकी वैल्यू में 25,000 की गिरावट आई, तो चौथे साल के एंड में उसकी वैल्यू बच रही होगी 0 मशीन की। तो इस मेथड में क्या होता है बच्चों, इस मेथड का क्रक्स ये है, ध्यान से समझना, कि डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेप्रीसिएशन अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड रहता है। और तीसरा पॉइंट, एट द एंड एसेट बिकम्स 0, 4 साल बाद इस एसेट की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 0 हो गई, ये है मतलब। तो आप ये ड्रॉ कर लो, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, फर्स्ट मेथड, बस ये ड्रॉ कर लो। तो ये ड्रॉइंग आपको अपने आप याद दिलवा देगी कि सर ने क्या बातें बताई हैं। ठीक है जी, ओके ओके। अब आते हैं दूसरे मेथड पर। पहला मेथड का बेस क्लियर हो गया। दूसरे मेथड का नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हालांकि ज्यादातर बाजार में इसका नाम रिटर्न डाउन वैल्यू से ही चलता है, यानी WDV मेथड ही नाम इसको ज्यादा बोलते हैं लोग, लेकिन फिर भी दोनों नाम लिख लो बच्चों हेडिंग। इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सर ये क्या है, तो लिखो पहले इसमें एक दो बातें। डेप्रीसिएशन is calculated every year on written down value. Depreciation is calculated every year on written down value. दूसरी बिंदी, depreciation keeps on decreasing year after year. साल दर साल डेप्रीसिएशन कम होता रहता है, ईयर आफ्टर ईयर। तीसरी बिंदी, वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम्स जीरो। इसमें एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, जैसे पहले वाले में हो रही थी ना, लेकिन इसमें कभी भी नहीं होती। तो वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम जीरो। तो ये लिख लो बच्चों। अब देखते हैं ये क्या है, ये क्या कह रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है। आइए जी। तो बच्चों हमने एक मशीन खरीदी, वही 1 लाख रुपए की, ये इसकी कॉस्ट है मशीन की, और डेप्रीसिएशन है मान लेते हैं 10% पर एनम इस बार, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये मेथड कैसे काम करता है, इस मेथड का नजरिया क्या है, आइए देखते हैं। हमने एसेट को 1 साल इस्तेमाल करा, 1 साल इस्तेमाल करा, 1 साल इस्तेमाल करा, तो हम इसका 1 साल का डेप्रीसिएशन निकालते हैं। 1 लाख रुपए का आप 10% निकालोगे तो आ जाएगा 10,000 रुपए। तो यानी कि इस मशीन की वैल्यू में 10,000 रुपए की क्या हो गई, गिरावट हो गई, डेप्रीसिएशन। तो 1 साल के अंत में इस मशीन की अब वैल्यू क्या बचेगी, 90,000 रुपए। अब बच्चों आपको एक टर्म सिखानी है मुझे कि इसको क्या बोलते हैं। ये 90,000 जो बची वैल्यू, इसे क्या बोला जाता है, कि हमारी मशीन की वैल्यू अब 90,000 बच रही है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू। इसे बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, ध्यान से पहले समझना, बाद में नोट करना। अब ये मेथड क्या कहता है, फर्क समझना, यहां से फर्क आ गया, बहुत ध्यान से समझना। ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि जब हम दूसरे साल मशीन को इस्तेमाल करेंगे और फिर दूसरे साल इसका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो हम दूसरे साल इसका डेप्रीसिएशन कॉस्ट पर नहीं कैलकुलेट करेंगे। पढ़ो अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ो ध्यान से, माइंड में घुसाना। डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी इसमें हम 10% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, किसका, जो आज मशीन की वैल्यू बची हुई है, यानी सिर्फ 90,000 का। तो 90,000 का आप 10% कैलकुलेट करोगे तो डेप्रीसिएशन निकलेगा 9,000 रुपए। तो यानी कि सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन माना जाएगा कि कितनी गिरावट होगी, 9,000 रुपए की। फर्क समझ आ गया ना इस मेथड में। तो 2 साल बाद आज इस मशीन की वैल्यू पता है कितनी बचेगी, अब 9,000 रुपए और गिरावट आ गई, तो अब वैल्यू बचेगी बच्चों 81,000। तो इसे वैसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू।
तो ये है फर्क, समझो ये है फर्क पुराने मेथड और इस मेथड में। उस मेथड में क्या हो रहा था, एक बार लेट्स सी अगेन, लेट्स एनालाइज अगेन। उस मेथड में ये हो रहा था कि हम हर साल 25% कॉस्ट का ही कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पर भी 25,000, यहां पर भी 25,000, यहां पर भी 25,000, यहां पर भी 25,000। लेकिन इस मेथड में हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। पहले 1 लाख पर कैलकुलेट करा, अब उसका वैल्यू जो बचा, रिटर्न डाउन वैल्यू 90,000, उस पर 10% कैलकुलेट करा। अब जैसे एक बार थर्ड ईयर का देखो डेमो, आपको और क्लियर हो जाएगा। थर्ड ईयर में हमने मशीन इस्तेमाल करी, तो थर्ड ईयर में जब मैं उसका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो अब मैं 10% रिटर्न डाउन वैल्यू का कैलकुलेट करूंगा, यानी 81,000 का 10% कैलकुलेट करूंगा, वो आएगा 8100। तो यानी थर्ड ईयर की मेरी गिरावट जो होगी वो होगी बच्चों 8100। क्लियर हुआ ना? तो अब थर्ड ईयर के बाद आज इसकी मशीन की वैल्यू क्या बचेगी, तो देखो 81,000 में से 8100 गिरावट हो गई, तो आज उसकी वैल्यू बचेगी 72,900। ये है कॉन्सेप्ट इस मेथड का। और एक और डेमो दूं, बिल्कुल क्लियर चाहिए मुझे कॉन्सेप्ट, मैं एक और डेमो दे रहा हूं। मान लो अब चौथे साल भी मैं मशीन इस्तेमाल करता और चौथे साल इस मशीन का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करता, तो मैं फिर से 10% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा, किसका? रिटर्न डाउन वैल्यू का। तो इस साल की गिरावट आएगी 7,290। तो यानी अब आप देखो, कॉन्सेप्ट समझो, इस मेथड में क्या डेप्रीसिएशन का अमाउंट कांस्टेंट है? क्या हर साल 10,000 है? नहीं। इस मेथड में डेप्रीसिएशन हर साल क्या होता रहता है? कम होता रहता है, हर साल कम होता रहता है, आगे जाओगे और कम हो जाएगा। और मजेदार बात यह है कि इस मेथड में कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कभी भी इसमें एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये कम होती रहेगी लेकिन जीरो कभी नहीं होगी। चाहे आप करके देख लेना, आप इसको आगे लेके चले जाओ, आप इस एग्जांपल में 20 साल आगे लेके चले जाना घर पे बैठे टाइम पास करने के लिए, लेकिन वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी, करके देख लेना। तो इसे नोट कर लो बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ WDV। चलो ठीक है ना? तो ये लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। चलो, तो अब बस लिखो आप मेरे साथ, एक हेडिंग डालना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, और ब्रैकेट में लिख लो 1 मार्क्स या ऑब्लिक 3 मार्क्स। ये बहुत छोटे वाले क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन मेथड में कभी कभी ये छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बस वो लिखवाने आपको, करवाने, 2 मिनट के होते हैं, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, बस बच्चों वो लिखना है, डेप्रीसिएशन पर एनम, यानी हर साल का डेप्रीसिएशन हमें कैलकुलेट अगर करना है, वो कैसे करते हैं, वो एक फॉर्मूला है, वो लिखो, इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये आपको लेक्चर 1 में सिखा चुका हूं दोनों चीजें, कॉस्ट क्या होती है, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। बस, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें कभी कभी बस 1 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन, अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो आ जाता है। तो बस इसका एक क्वेश्चन एक ही लिखना है छोटा सा, ताकि ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम समझ जाएं। तो लिखो बच्चों, परचेज प्राइस 5 लाख, GST पेड 30,000,
इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 60,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ 10 years. Find depreciation per annum. Find depreciation per annum. चलो तो लिखो सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल होता है बच्चों सॉल्यूशन। बस मेरे साथ ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, मेरे साथ ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बच्चा जल्दी करता है उससे गलत हो जाता है कई बारी। अभी नहीं बच्चों, पहले हम कॉस्ट की बात करेंगे कि आपको कॉस्ट के बारे में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट को अच्छे से समझना, अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। पहले कॉस्ट का डिस्कशन करेंगे। लेक्चर 1 के नोट्स खोल लो चाहे। हमने मशीन खरीदी 5 लाख की परचेज प्राइस। अब मैंने आपको याद दिलवाया था और ब्लॉक बनवा के कटवाया था ये कि जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो मशीन की कॉस्ट में हमें नहीं लेना, वो सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए देता है। तो 30,000 इज नॉट कॉस्ट, उसको छोड़ दो, वो बेवकूफ बना रहा है। फिर मैंने क्या सिखाया था कि मशीन के इंस्टॉलेशन के, डिलीवरी के, इरेक्शन के कुछ और खर्चे हो जाते हैं। क्या सिखाया था? उन्हें हम जोड़ते हैं। याद आ गया? तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉस्ट का मतलब उसमें परचेज प्राइस भी होती है, कॉस्ट का मतलब उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी होते हैं। तो इसका मतलब कॉस्ट जो है वो मेरी 5,60,000 रुपए है, ये है। तो सबसे पहले कॉस्ट जो है उसे लिखना सही जरूरी है। माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू हमने पढ़ी थी कि हम स्क्रैप वैल्यू को ही एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। तो वो हमें बच्चों डायरेक्ट दे रखी होती है 10,000 होल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये भी हमेशा बच्चों हमें गिवन होगा कि मशीन कितने वर्षों तक चलेगी, वो भी गिवन है 10 साल। तो 10 से भाग दे दो बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डेप्रीसिएशन पर एनम जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। बस एक नंबर फ्री के 5,50,000 अपॉन 10, तो 5,50,000 अपॉन 10 हो जाएगा 55,000 रुपए। बस तो ये निकालना होता है बच्चों। इस आंसर के 1 नंबर हमें मिल जाते हैं। तो ये था बच्चों बस आज का हमारा लेक्चर जो हमें पढ़ना था। बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।